जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम देखेंगे 17 अगस्त 2022 सेकेंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। अगर आपको सही उत्तर पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। मासिनराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह कहां स्थित है आपको बताना है। महादेव पहाड़ियों में, लुसाई पहाड़ियों, राजमहल पहाड़ियों या फिर खासी पहाड़ियों। तो सही उत्तर इसका होगा खासी पहाड़ियां। क्या होगा? तो मासिनराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह स्थित है। तो खासी पहाड़ियों इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, किस कारकों ने वैज्ञानिक को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया? तत्वों के संश्लेषण की विभिन्न विधियां, तत्वों के विभिन्न स्रोत, तत्वों के विभिन्न गुण या फिर इनमें से सभी। तो बताना है किस कारकों ने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तत्वों के संश्लेषण की विभिन्न विधियां, तत्वों के विभिन्न स्रोत और तत्वों के विभिन्न गुण। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या होगा? तो किस कारकों ने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया? तो इसका तीनों जो है राइट है, इसलिए राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, 29 अगस्त को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया। 1962 में, 1969 में, 1952 में, तो 1956 में। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में कब जो है पंजीकृत किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा कब? तो 1956 में। कब? तो प्रश्न पूछा गया था। सही उत्तर हो जाएगा 1956 में। कब? तो राइट आंसर होगा 29 अगस्त 1956 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के रूप में जब पंजीकृत किया गया। तो कब किया गया? याद रखेंगे 29 अगस्त 1956 में। प्रश्न निश्चित ही पूछा जाएगा। अगला है, मनुष्य के पाचन में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पारसीकरण की क्रिया के समान होती है? पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गुलिकाओं को छोटी गुलिकाओं में विकसित किया जाना, पित्त रस एंजाइम द्वारा स्टार्च के पाचन में सहायता करना। तो आपको बताना है सही उत्तर तीसरा जो विकल्प है, पित्त रस द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाना, पित्त रस द्वारा क्षारीय माध्यम जो है प्रदान किया जाना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गुलिकाओं को छोटी गुलिकाओं में विकसित किया जाना। तो फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर है, पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गुलिकाओं को छोटी गुलिकाओं में विकसित किया जाना। आप लोग जरूर देखें किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया, इसी प्रकार का प्रश्न एग्जाम में मिलेगा। तो अगर आप डेली चाहते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों का रिवीजन करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आप डेली प्रैक्टिस सेशन चाहते हैं जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम डेली आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करवा पाए जिनमें प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न हो। एक गोलीय दर्पण की फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r के पदों में के बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है? 2r, r/2, r/4 या फिर r। तो बताना है। तो राइट आंसर होगा r/2। क्या हो जाएगा? तो एक गोलीय दर्पण की फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r के पदों में r/2 के बराबर होती है। ध्यान रखेंगे। अगला है, जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है बिना बुझा हुआ चूना, एसिटिक अम्ल। तो बताना है सही उत्तर क्या होगा। राइट आंसर बताना है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? तो सही उत्तर होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होगा? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, 2021 में ये जो है आपका जो एग्जाम हुआ था 2022 में, इसलिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 2 वर्ष पहले का जो है सूचकांक पूछा गया था, इसलिए आपको याद करके जाना है।
131, 161, 135, 128। तो यहाँ पर राइट आंसर तब क्या था, तो 131वां स्थान था। कितना था, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 131वां स्थान था, लेकिन आप वर्तमान का याद रखेंगे। अगला है संघाई हिरण इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है? राजस्थान, तेलंगाना, मणिपुर या फिर केरल। तो बताना है कि संघाई हिरण इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है? तो राइट आंसर हो जाए कहां पर, तो मणिपुर में। कहां पर, तो सही उत्तर होगा मणिपुर में। संघाई हिरण इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है? तो मणिपुर सही उत्तर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है किस जीवाणु की उपस्थिति द्वारा जल प्रदूषण, यहाँ पर है एक प्रश्न कि किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? साल्मोनेला टाइफी, वाइब्रियो कुलेरा, ई कोलाई कोलिफॉर्म, माइकोबैक्टीरियम। तो बताना है किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? तो सही उत्तर यहाँ पर होगा ई कोलाई कोलिफॉर्म। क्या होगा, तो किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? तो ई कोलाई कोलिफॉर्म यहाँ पर राइट आंसर होगा। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधे में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक रंध्र या फिर रक्षक कोशिकाएं। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधे में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? तो 10वां प्रश्न का जो राइट आंसर होगा रंध्र हो जाएगा। क्या होगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधे में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? तो रंध्र राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। 11 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? एस, पी, ए, आर या फिर एन? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणु की संख्या अधिकतम होती है? तो सही उत्तर यहाँ पर यस हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है इनमें से कौन से विद्युत मोटर है कि आर्मेचर के भाग है? यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग है? मृद लोहा और कोर, कुंडली, चुंबक, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा मृद लोहा और कुंडली हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन से विद्युत मीटर हैं कि आर्मेचर के भाग है? विद्युत मीटर के आर्मेचर के भाग है, तो मृद लोह कोर हो जाएगा और कुंडली भी होगा, इसलिए ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तिस्ता, सतलुज, नर्मदा या फिर गोदावरी। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी नदी? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है, ध्यान रखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है सभी पंचायत संस्थानों में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/4, 1/2, 1/5 या फिर 1/3? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 1/3। क्या हो जाएगा, तो सभी पंचायत स्थानों में, यहाँ पर जो प्रश्न है सभी पंचायत संस्थानों में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो 1/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? जैन, सिख, पारसी या फिर बौद्ध? तो नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा पारसी धर्म से संबंधित है। नवरोज त्योहार किससे संबंधित है? तो नवरोज त्योहार की जब बात होगी तो पारसी धर्म से संबंधित है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखेंगे, निश्चित ही एग्जाम में मिलेगा। अगला है प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है? बताना है कि प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है? हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई या फिर अजमेर? तो राइट आंसर होगा क्या? मुंबई। क्या होगा, तो सही उत्तर होगा मुंबई। प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है? तो मुंबई में। इसी प्रकार का प्रश्न निश्चित ही आगे भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? भाग 4A, भाग 5, भाग 6A या फिर भाग 7? तो राइट आंसर होगा भाग 4A। क्या है, तो भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य की जो है संहिता से संबंधित है? तो भाग 4A हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था? 1909 में, 1910 में, 1921 में या फिर 1915 में? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था? तो 18 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर होगा 1910 में। कब? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था? तो 1910 इसका राइट आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर
लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः और की दिशाओं को निरूपित करते हैं। तो क्षेत्र धारा, चुंबकीय क्षेत्र बल, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बल हो जाएगा, या फिर चुंबकीय क्षेत्र धारा क्षेत्र। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा बल चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः बल, यहाँ पर बल होगा, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को निरूपित करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। तो अब तक जिन भी प्यारे दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सी प्रमुख भाषा युग्म से सम्मिलित नहीं है? आंध्र प्रदेश तेलुगु, मणिपुर मैतेई, मेघालय खासी, केरल कन्नड़। तो बताना है राइट आंसर यहाँ पर होगा क्या? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सी प्रमुख भाषा युग्म से जो है सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर होगा क्या? तो केरल कन्नड़ हो जाएगा यहाँ पर। सही उत्तर ध्यान रखेंगे। अगला है, इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? बताना है कि इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? मुकुलन, विखंडन, ग्राफ्टिंग, द्विविभाजन। तो इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? मुकुलन, विखंडन, ग्राफ्टिंग या फिर द्विविभाजन। तो 21 का जो राइट आंसर होगा ग्राफ्टिंग हो जाएगा। क्या होगा? तो इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? तो ग्राफ्टिंग यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? 1, 4, 3 या फिर 2? तो सही उत्तर होगा 2। आसान है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? तो 2 है। अगला है, 1876 में भारत के राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राकलन किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी, पीसी महालनोबिस, विलियम डिग्बी या फिर वीके राव? तो राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राकलन किसने तैयार किया था? सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने। किसने? तो 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राकलन किसने तैयार किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोई भी अपक्रिया जो अवलीय अवक्षय उत्पन्न करती है उसे कहा जाता है रेडॉक्स अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, अवक्षेपण अपक्रिया या फिर अपघटन अपक्रिया? तो बताना है कि कोई भी अपक्रिया जो अवलीय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे क्या कहा जाता है? तो अवक्षेपण अपक्रिया कहा जाता है। क्या? तो अवक्षेपण अपक्रिया कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 2R, R/4, R या फिर R/2? तो राइट आंसर होगा R/2। ध्यान रखेंगे, किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो R/2 होगा। 26 है, अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? वस्तु एवं सेवा कर परिषद, भारत निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग या फिर यूपीएससी? तो बताना है कि अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? वस्तु एवं सेवा कर परिषद, भारत निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग या फिर यूपीएससी? तो बताना है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा किससे संबंधित है? तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 279A जो है ये वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए टीपी ऊषक को 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भारोत्तोलन, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी या फिर टेबल टेनिस? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एथलेटिक्स। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा एथलेटिक्स। ध्यान रखेंगे। मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हो सकता है? सिंचाई के घटिया तरीके, अधिक खेती, मवेशी चारण या फिर समुच्च रेखीय जुताई? हो जाएगा। तो बताना है कि मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हो सकता है? सिंचाई के घटिया तरीके, अधिक खेती, मवेशी चारण या फिर समुच्च रेखीय जुताई? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा समुच्च रेखीय जुताई। ध्यान रखेंगे। 29 है, सेकंड लास्ट प्रश्न है। तो जिसने भी अब तक लाइक नहीं किया, निवेदन है आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए। एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी f के पदों में के बराबर होता है। f/2, 2f, f/4? तो राइट आंसर होगा 2f के बराबर होता है। किसके? तो 2f के बराबर होता है। ध्यान रखेंगे। और अंतिम प्रश्न है, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक
परिपक्वता से संबंधित है। मुहासे युक्त तैलीय त्वचा, शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बालों का बढ़ना, उनकी दिखावट के प्रति सचेतता, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा स्तन ग्रंथियों में वृद्धि। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा स्तन ग्रंथियों में वृद्धि। तो 30 प्रश्न थे जो प्रश्न प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, वही सभी प्रश्न थे। तो अगर आप डेली चाहते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और डेली आप लोग जुड़े, एक शिफ्ट का प्रश्न हम डेली करवाएंगे और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।